हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हमारे YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है दोस्तों। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान क्लास 11 का, हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम एक नज़र में या फिर देख लेते हैं एक बार में कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ रखा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जगत मोनेरा, जिसमें दो वर्गीकरण थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में। हम यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं इस समय। यू बैक्टीरिया में हमने कहा था कि तीन चीजें प्रमुख रूप से, तीन ऐसे होता है ना, तीन प्रमुख रूप से पढ़नी तीन चीजें। एक जीवाणु, नीलहरित शैवाल, तीसरा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो हम जीवाणु पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो में, जिसमें से हमने जीवाणु की खोज कब और किसने की थी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने जीवाणुओं के क्या लक्षण होते हैं इसे भी पिछले वीडियो में ही देखा था। तो अभी हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो अब वो जान लेते हैं। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे जीवाणु की संरचना, ठीक है, और जीवाणु के कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, और जीवाणु की संरचना। तो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या संरचना होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि देखिए ये तो कई बार हम छोटे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है समझ में ही नहीं आ रहे होते। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि जिस तरीके से हम लोग एक जीव हैं, दिखते हैं, बड़े हैं, है ना, उसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे जीव होते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, या फिर इतने छोटे होते दिखाई नहीं देते। इतना समझ में आ गया? तो हम अभी उन जीवों को, ये सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये एक कोष के होते हैं, हमें ऐसे दिखाई नहीं देते। तो आप अगर मन में ये आ रहा है कि ये सब क्या होते हैं, हमने कभी देखा नहीं, तो आप ये चीज अभी ध्यान में रखिए कि ये एक कोष की जीव होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देते। दिखाई देंगे आपको जब आप सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे या फिर आप किसी यंत्र का यूज करेंगे इस तरीके से, तभी ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि ये होते हैं। ठीक है, कई बार हम भी जब पढ़ रहे होते थे तो सोचते थे अरे ये जीवाणु जीवाणु पढ़ते चले जा रहे थे, और कभी कभी मन में आता था कि ये पता नहीं क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि होते हैं, जीव होते हैं, बस ये छोटे होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते। अब हमारे सिलेबस में है ये, हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से संरचना को समझते हैं कि आखिर संरचना होती क्या है। संरचना का मतलब है कि जीवाणु का जो शरीर है किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, जिस तरीके से देखिए उदाहरण जैसे कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, आप बाह्य अध्ययन अगर करेंगे तो देखेंगे इसमें हाथ, पैर, आंख, कान, जुबान, कई सारी चीजें हैं। तो ये सब हमारी संरचनाएं हैं, हमारे शरीर की संरचनाएं। अगर इसका हम आंतरिक अध्ययन करें तो अभी मान लीजिए अगर हमको कट कर दिया जाए यहाँ से, है ना, हम आपको नहीं कहेंगे कि आपको कट कर दिया जाएगा, आपको खराब लग सकता है इसलिए हम खुद ही को कट के ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमें कट कर दिया जाएगा, या फिर आपने कभी सुना होगा कि हम लोगों के शरीर के अंदर कई सारे अंग होते हैं, जैसे फेफड़े, गुर्दे, यकृत होता है ना, इसके साथ अमाशय, आंत इत्यादि होती हैं, और सबका अपना एक कार्य होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, उनके भी शरीर में संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं संरचनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपको संरचना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो पहला है देखिए ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जीवाणु की सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे आपकी सबसे ऊपरी परत क्या है? चमड़ी या फिर त्वचा, स्किन है। उसी तरीके से जीवाणुओं की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। कई जगह पर इसे कैप्सूल भी कहा जाता है, कई जगह पर इसे स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम बता दे रहे हैं इसी चीज को। और ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। देखिए दो प्रकार का होता है। पहला है स्लाइम लेयर, दूसरा है कैप्सूल। हमने बताया ना कि ये भी नाम लिए जाते हैं। तो स्लाइम लेयर क्या होती है? जब ये परत जो होती है, बाहर की परत, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, उससे मिलकर बना होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है पॉलीसैकेराइड से बना है तब उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। समझ में आया? स्लाइम लेयर कब कहेंगे?
अगर पॉलीसेकेराइड से बना है तब उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। दूसरा है कैप्सूल। अगर मान लीजिए पॉलीसेकेराइड के साथ में उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये सबसे ऊपरी परत होती है, ये पॉलीसेकेराइड या फिर नाइट्रोजन की बनी होती है। समझ में आ गया ना किससे बनी थी। अब सबसे ऊपर है तो इसका कार्य क्या होगा, कार्य हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसका जो कार्य होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, आप लोग देखिएगा इसे। कार्य क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, जिस तरीके से देखिए बाहर कोई भी चीज रहेगा सुरक्षा का ही कार्य कर सकता है या फिर करेगा। क्योंकि देखिए जब सबसे पहली अगर मान लीजिए आप हमारे ऊपर कुछ तेजाब डाल रहे हैं या फिर पानी डाल रहे हैं, मान लीजिए तेजाब डाल रहे हैं तो, या फिर गर्दा माटी डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले यहाँ पर पड़ेगी स्किन पर, है ना, ये सबसे ऊपरी परत होती है, ये शरीर की रक्षा करती है। उसी तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है जीवाणु की रक्षा करती है, जीवाणु को। और यहाँ तक कि ये भी होता है जब कभी कभी अगर मान लो जैसे आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, ठीक है, जैसे आपने उदाहरण के लिए ऊंट को सुना होगा, बहुत अच्छा उदाहरण है ऊंट, उसको सुना होगा कि काफी पानी पी लेता है एक बार में, ठीक है, फिर वो हफ्तों तक पानी नहीं पीता, है ना, क्योंकि वो पानी स्टोर कर लेता है। या फिर आप समझ सकते हैं कि उसका जो कुबड़ होता है वहां से वसा का ऑक्सीकरण होता है तो वहां से जल मिलता है। आप इतना लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, आप केवल इतना समझिए कि वो पानी स्टोर कर लेता है फिर उसको धीरे धीरे यूज करता रहता है, तो उसको हफ्तों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया। उसी तरीके से बैक्टीरिया की जो ये परत होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी जल का अवशोषण कर लेती, अवशोषण का मतलब सोख लेती, जैसे सोखता होता है, फोम होता है ना, जल का अवशोषण कर लेता है, उसी प्रकार से ये परत होती है। और अवशोषित करने के बाद में जब कभी बैक्टीरिया को जल की आवश्यकता होती है तो ये जल की कमी भी पूरा करती है। तो काम समझ में आ गया ना, ग्लाइकोकैलिक्स का पहला कार्य सुरक्षा, दूसरा जल की भी पूर्ति करती है। ठीक है, बैक्टीरिया को आवश्यकता पड़ने पर मान लो आपको, क्योंकि जल एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है प्रत्येक जीव के लिए, है ना, जल आवश्यक होता है। अगर इसे भी जल नहीं मिलेगा तो ये भी मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो है काफी मात्रा में जल पाया जाता है। तो सिंपल शब्दों में ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी होती है, इसके कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम अगली चलते हैं, अगला जो इसका स्तर है कोश सेल वॉल, हिंदी में इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, यहाँ पर एक परत देख रहे हैं, ये नीली के बाद में ये काले रंग से एक परत देख रहे हैं, है ना, ये होती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या कार्य करती है, आखिर अभी देख लेते हैं ये बनी किससे होती है। कोशिका भित्ति जो बनी होती पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। आपको लग रहा होगा कि ये भी नए नाम है ना, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार होते हैं। समझ में आया ना, जैसे प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन का तो नाम सुना होगा, है ना, तमाम तरीके के प्रोटीन है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी तमाम की जगह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन या जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। समझ में आ गया ना, बनी किससे होती है। अब प्रमुख कार्य क्या होता है, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो परत होती है ना थोड़ा सा दृढ़ होती है, दृढ़ मतलब आप कठोर शब्द यूज कर सकते हैं, थोड़ी सॉलिड होती है, मतलब आसानी से लचकती नहीं है जैसे, ठीक है, तो ये आकार प्रदान करती है, बैक्टीरिया को क्या करती है, आकार प्रदान करती है। जैसे हमारे अंदर जैसे अभी हड्डी निकाल लिया जाए हमारे शरीर से, तो हमारा शरीर गेंद टाइप बन जाएगा, गोला हो जाएगा, हम ऐसे हो जाएंगे, इतने में आ जाएगा, वो तो है कि नहीं। उसी तरीके से बैक्टीरिया में ये जो होता है ना उसको ताने रखता है, बैक्टीरिया को आकार प्रदान करता है, आकार प्रदान करने के साथ साथ ये सुरक्षा का भी कार्य करता है। तो दूसरी परत कोशिका भित्ति, पता लग गया होगा बनी किससे होती है और कार्य क्या होता है, सुरक्षा भी होता है और आकार प्रदान करने का भी कार्य होता है, ये समझ में आ गया। उसके बाद एक तीसरी परत देखते हैं, प्लाज्मा लेमा, सॉरी प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ये नीली रंग से हमने बनाई हुई है। ठीक है, अब ये कार्य क्या करती है, देखिए
इसका कार्य क्या होता है, प्लाज्मा लेमा जो होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, ये जैव अणु एक लेसन उसमें आएगा, एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब है ना, उसमें हम लोग ये सब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए हम केवल इतना जानते हैं कि जो प्लाज्मा लेमा होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जीव द्रव्य कला बोलते हैं, कोशिका कला बोलते हैं। ठीक है, इसके कई सारे नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा या फिर आप लिख सकते हैं। तो किससे बना होता है, लिपोप्रोटीन से, ये जो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, कार्य क्या करता है, आदान प्रदान पर नियंत्रण करता है। ये मतलब कि मान लीजिए कि शरीर से कौन से पदार्थ बाहर, जैसे मान लीजिए कि शरीर में उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, पोषक पदार्थ भी होते हैं, इनका शरीर से बाहर आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो कौन से पोषक पदार्थों को या उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान करना है, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखती प्लाज्मा लेमा। मतलब आप समझ सकते हैं ये एक चौकीदार की तरह होती है। ठीक है, आप कहीं पर जाते हैं, कई जगह पर बैंक में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग या एक दो लोग खड़े होते हैं वहां पर गेट पर, वो आपको जांचते हैं, देखते हैं, मतलब कुछ लिए तो नहीं उस तरीके, फिर अंदर जाने देते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई आप खतरे वाली चीज लिए और अंदर जा करके चोर या फिर आप बंदूक डाकू वगैरह हो, अंदर जा करके आप उपद्रव मचाएं, तो उसके लिए होता है ये चीज, है ना। तो वही कार्य यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, ये वही काम करती है, ये उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देती है जो जरूरी है, कोशिका के लिए जरूरी है, बाकी को जाने नहीं देती। ऐसे गार्ड की तरह होती है। ठीक है, सुरक्षा गार्ड की तरह होती है। तो इसका कार्य समझ में आ गया। ठीक है, अब हम उसके बाद देखते हैं क्या चीज है, साइटोप्लाज्म। इसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, हिंदी में कोशिका द्रव्य। इसके निर्माण की बात करें तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, लिक्विड होता है, उसमें कई तरीके के, अगर निर्माण की बात करें तो कई तरीके की चीजों से होता है उसका, जैसे जल होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड इत्यादि, ये सब मिल करके बना होता है। इत्यादि से मिलकर मतलब कोशिका द्रव्य बना होता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य हो गए। उसके बाद अगर कार्य की बात करें तो कई रासायनिक प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं। सभी कोशिकांग जो होते हैं उनको पोषण प्राप्त होता है, पोषण भी प्राप्त होता है इन्हीं से, है ना। और इस तरीके के ये सबसे प्रमुख कोशिकांगों में से एक होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद है मीसोसोम। देखिए मीसोसोम का निर्माण कैसे होता है, जीव द्रव्य कला से। ये जो देखिए यहाँ पर ये झिल्ली है ना नीली वाली, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के इनफोल्डिंग से, अंतर्वलन बोलते हैं। ठीक है, इसी उभार बोल सकते हैं आप, हिंदी में उभार बोल सकते हैं। तो जो मीसोसोम होता है इसका निर्माण किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उभार से होता है। कहीं कहीं पर उभार ले जाते हैं, जैसे आप कुछ लोगों को देखते होंगे ना, शरीर में ऐसे है और ऐसे उठा हुआ है। आप थोड़ा देख लीजिए उदाहरण के लिए, मतलब समझने के लिए केवल, इससे उसका बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं। थोड़ा देखते ना आप, ऐसे उठा होता है, उसी तरीके से इसमें अंदर थोड़ा सा उठा होता है, लेकिन थोड़ा अलग चीज है, समझने के लिए ठीक है। यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं। मीसोसोम, जैसे हम लोगों के शरीर में ना फेफड़े हैं, ठीक है, समझने के लिए फेफड़े हैं, तो फेफड़ों का कार्य क्या होता है, श्वसन अंगक है, श्वसन अंग है ना फेफड़े। उसी तरीके से बैक्टीरिया जो श्वसन अंग है ना वो है मीसोसोम। मतलब हमारे अंदर फेफड़े हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, मीसोसोम। आप ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला श्वसन अंगक का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं मीसोसोम, है ना। प्रश्नों के उत्तर इन्हीं से बनते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, क्या क्यों लगाएंगे, आसानी से आपको प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। तो मीसोसोम समझ में आ गया ना। मीसोसोम का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उभार से होता है या अंतर्वलन से होता है। कार्य क्या करते हैं ये, इसमें ये श्वसन अंगक का कार्य करता है। ठीक है, श्वसन में काम करता है, इसी के सहायता से बैक्टीरिया श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद फ्लैजेला, देखिए ये फ्लैजेला, आप उदाहरण के लिए देखे होंगे, आप एक तरीके से आप इसको क्या समझ सकते हैं, कैसे समझाएं इसको।
मछली देखे होंगे ना, मछली आप समझ लीजिए कि ये मछली होती है एक तरीके से, ये पूंछ, पूंछ की सहायता से ही तो मछली, हालांकि मछली में किनारे भी दो पंख होते हैं, है ना, इसमें भी यहाँ पे फिम्बरी बोलते हैं इनको, ये क्या है, फिम्बरी, ठीक है, पिली या फिम्बरी कहा जाता है इनको। तो अभी आप हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो पूंछ सदृश रचनाएं होती है, पूंछ की तरह दो पूंछ होते हैं, सीधा सीधा समझ लीजिए, दो पूंछ होते हैं ऐसे, और ये इसको ऐसे मूवमेंट करता है ना, तो फिर ये उसी को मूवमेंट करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमने यहाँ पर केवल लिख दिया, तो ये फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। फ्लैजेला का निर्माण किससे होता है, फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से होता है, समझ में आ गया। अब ये कार्य क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं, फ्लैजेला हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन, और ये चलन अंग का कार्य करते हैं, चलने का कार्य करते हैं। जैसे आपके अंदर आप में पैर पाए जाते हैं, ठीक है, जानवरों में भी पैर होते हैं ना, तो वो चलन अंग, तो वो, अब आप सोच रहे होंगे बैक्टीरिया चलते कैसे हैं, तो इनकी सहायता से चलते हैं, समझ में आ गया ना कैसे चलते हैं, तो इनकी सहायता से चलते हैं, मतलब फ्लैजेला की सहायता से चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पिली, पिली या इसे फिम्बरी भी कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर रोए जैसी संरचनाएं होती है, रोम के सदृश, ठीक है, बैक्टीरिया में चारों तरफ पाए जाएंगे। आप उदाहरण के लिए कैसे समझ सकते हैं पिली या फिम्बरी को, आप समझ लीजिए, जैसे आप लोग देखे होंगे क्या चीज, जैसे आप लोग छोटे में खेलते हैं ना, उससे मारते हैं, चिपक जाता है, नाम नहीं याद आ रहा हमें, है ना, चिपक जाता है, तो वो चीज होता है ना, उसमें रोए जैसे होते हैं, लेकिन वो टाइट होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़े होते हैं और लचीले होते हैं, जिसकी सहायता से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में, मतलब ये चलन अंग का भी कार्य करते हैं, साथ में असंजक अंग का कार्य करते हैं। मतलब मान लीजिए आपके शरीर में आकर के यहाँ बैक्टीरिया घाव होते हैं पर, तो ये इन्हीं की सहायता से आकर चिपक जाते हैं, इन्हीं पीली या फिम्बरी की सहायता से। तो इनका काम समझ में आ गया ना। आप जैसे ना किसी चीज को हाथों से पकड़ते हैं, पैर से तो आप पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ लोगे भाई, फ्लैजेला का यूज कर लोगे। जैसे हमारे शरीर में पैर है, उसी तरह से बैक्टीरिया में फ्लैजेला है कि नहीं। तो ये चलन अंग का कार्य करते हैं, तो इससे पकड़ नहीं सकते ये किसी चीज को, ठीक है। हम क्या पैर से पकड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं, लंगी लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसा आप लोग करते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर फिम्बरी क्या करती है, ये असंजक अंग का कार्य करती है, चिपकने का कार्य करती हैं। ये जब बैक्टीरिया संयुग्मन करते हैं तो चिपक जाती हैं इन्हीं की सहायता से, या फिर बैक्टीरिया को, जीवाणु को जब किसी कोशिका में को संक्रमित करना होता है, तो भी ये फिम्बरी की सहायता से चिपक करके कोशिका को संक्रमित करती हैं। आ गया ना समझ में। अब उसके बाद डीएनए देखते होंगे। जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ये भी, इसको हम बता देते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए पूरा नाम क्या होता है, लिख लीजिए कहीं पर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। अब ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये वो कार्य करता है। उसके बाद ये प्लाज्मिड, देखिए बैक्टीरिया ही एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें डीएनए के अलावा कुछ और आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीवाणु में जो डीएनए के अलावा जो भी आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये प्लाज्मिड जीवाणु से शरीर से निकाल लीजिए ना तो भी काम करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपके शरीर से अगर गुर्दे निकाल लिए जाएं या फिर खून निकाल लिया जाता है, तो काम करता है ना, दूसरे को दे दिया जाता है बाद में, उसको मतलब स्टोर करके रख लीजिए तो आप दूसरे को दे सकते हैं। उसी तरीके से ये प्लाज्मिड का भी कोशिका के बाहर भी कार्य करता है ये, और इसी कारण इसका आनुवांशिक अनुसंधानों में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद और एक होता है, इसमें कई बार छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं, इनको राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं और ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रमुख रूप से हमने संरचना बता दी, समझ में आ गया होगा ना कि अब जैसे हम लोग हैं वैसे ये हैं, बस
भाई हम लोग बड़े हैं, हमारे अंगों के दूसरे नाम है, इनमें दूसरे नाम, इतना समझिए। बहुत ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा सोचोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आता फिर इसमें, है ना। तो आपको संरचना समझ में आ गया होगा, ठीक है, संरचना समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो चलिए देखिए दोस्तों, तो ये जीवाणु के प्रकार हमने लिख लिए हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कोकस, बैसिलस, सर्पिल और कामा के आकार के। कोकस का मतलब क्या होता है, गोलाकार। जब बैक्टीरिया गोल होते हैं, आकार गोल गोल गेंद की तरह हो, तब उनको क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर गोल बैक्टीरिया है तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस। जैसे हम लोगों के यहाँ गांव में आप देखते हैं ना, एक लंबा आदमी होता है, एक छोटा आदमी होता है, एक मोटा आदमी होता है, तमाम तरह के होते हैं ना। तो आप अगर कोई गोलू नाम सुनेंगे ना, गोलू, अगर कोई लड़का गोल मटोल है तब उसका नाम क्या रख देते, गोलू। मतलब कि वो गोलाकार है, थोड़ा सा, मतलब होता नहीं है, थोड़ा सा लगता है ना। तो उसी तरीके से कोई बैक्टीरिया अगर गोल है तब उसको क्या कह देंगे, कोकस। उसके बाद बैसिलस, छड़ाकार, मतलब जैसे ये है ना डंडी के आकार के या छड़ के आकार के होते हैं, तब उसको छड़ाकार बोलते हैं, बैसिलस। जैसे हम लोग इसका उदाहरण अगर हम बैसिलस का हम लोग समझे, तो जैसे कुछ लोग लंबे होते हैं ना, लंबू बोलते हैं गांव में, तो ये लंबू बैक्टीरिया एक तरीके से समझने के लिए, ठीक है, आपको याद यही रखना है, हम केवल ऐसे बता रहे हैं, नहीं तो लंबू बैक्टीरिया याद रख लो, है ना। तो बैसिलस का मतलब समझ में आ गया ना आपको, ऐसे बैक्टीरिया जो छड़ के आकार के होते हैं, लंबे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैसिलस। एक सर्पिलाकार होते हैं, ठीक है, इनका जो आकार होता है ऐसे सांप की तरह सर्पिलाकार होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये सर्पिलाकार हो गया। कामा के आकार के, ये जैसे कामा नहीं, हिंदी में चिन्ह लगाते हैं और इंग्लिश में भी चिन्ह लगाते हैं कामा के आकार का, तो ये होता है कामा आकार का, ठीक है। तो ये जीवाणु के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4 प्रमुख प्रकार, आपको ये याद रखना है कि कोकस कौन से। हालांकि आप अगली क्लास में आके जब पढ़ेंगे तब इसमें भी पढ़ेंगे कि कोकस भी कई प्रकार के होते हैं। मतलब एक होते हैं जो सिंगल, एक ही गोला होता है जिसमें, और एक बैक्टीरिया होता है जिसमें 2 गोले आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि ये सिलेबस में नहीं, इसलिए हम इस पर बात भी नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। ये इतना याद रखना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो अभी तक देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने जीवाणु की खोज कब और किसने की देख लिया, लक्षण देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने जीवाणु की संरचना देख ली, हमने आकार देख लिया। अब अगर थोड़ा सा, अब आप सोचते होंगे कि ये काम क्या करते हैं या फिर यूज क्या है इनका, वो देख लेते हैं। पहली चीज देखिए, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, एक फायदा एक नुकसान देख लेते हैं। कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कुष्ठ रोग, वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस सुना होगा, वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा क्षय रोग, टीबी, ये जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, जंतुओं में और पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया। अब इनके कई सारे लाभ भी होते हैं, जैसे हम लोग उपयोग करते हैं इनका, किसमें उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, मतलब कि उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है खेतों में। दूसरा है दूध से दही बनाने में, है ना, जैसे दूध से जो दही बनाते हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। आप दही में देखेंगे तब उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, हालांकि ये यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सीधा शब्दों में अगर हम ये कहें तो बैक्टीरिया से हानिकारक भी होते हैं हमारे लिए और लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैक्टीरिया का टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।